गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेंट पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। जब भी कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को रेंट पर देता है और उस पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा का रेंट रिसीव करता है, तो टेनेंट के ऊपर रेंट पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। अब इनकम टैक्स में रेंट पर टीडीएस के दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 194I और सेक्शन 194IB। अब किस सेक्शन में टीडीएस को डिडक्ट करना है, इसको लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 194I से। सेक्शन 194I क्या कहता है? देखिए, दो पर्सन है, एक है ओनर और एक है टेनेंट। ठीक है, ओनर कौन हो सकता है? ओनर कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई रेसिडेंट। ओनर है रेसिडेंट। और टेनेंट कौन है? टेनेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई भी पर्सन, जैसे कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई फर्म हो सकती है, ठीक है, कोई ओपीसी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, पहला केस। दूसरा, अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसके केस में कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ये यहाँ पर वही इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर होंगे जिनके लास्ट ईयर अगर बिजनेस करते हैं ये तो टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर गई हो, और अगर प्रोफेशन करते हैं तो टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड कर गई हो। जो भी ग्रॉस रिसीट या ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस सेल्स जो करते हैं वो 1 करोड़ या 50 लाख को एक्सीड कर गई हो बिजनेस और प्रोफेशन के केस में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वो ही इंडिविजुअल और एचयूएफ आएंगे। इनके अलावा अगर कोई पर्सन है तो वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, ये जो ओनर है, रेसिडेंट ओनर है, इसके पास असेट है। क्या हो सकता है इसके पास? कोई प्लांट है, मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, या फिर कोई लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर या फिटिंग्स है। इनके पास ये है। लैंड और बिल्डिंग है तो वो फैक्ट्री लैंड और फैक्ट्री बिल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये, इन्होंने, ये जो रेसिडेंट ओनर है, इसने इसको किसी भी प्रॉपर्टी को इनमें से कोई भी उसने रेंट पर दी है इस पर्सन को। ठीक है, इसने रेंट पर दे रखी है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये रेंट रिसीव कर रहा है। कितना रेंट रिसीव कर रहा है? देखिए कंडीशन, देखिए पहली कंडीशन तो ये पर्सन होना चाहिए। दूसरा, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, ये रेंट रिसीव कर रहा है। और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है उसकी? कि एक फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 रुपए से ज्यादा का वो रेंट रिसीव कर रहा है। 2,40,000 तक का रेंट रिसीव करेगा तो इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट उसका नहीं होगा। 2,40,000 से ज्यादा का रेंट रिसीव करेगा तो फिर इस पर्सन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाएगी, जब जो भी वो रेंट इसको पे करेगा उस पर। अब टीडीएस की रेट क्या होगी? प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट है तो इस पर वो 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा इसके रेंट पर। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स होगी तो इस पर वो 10% की रेट से टीडीएस को डिडक्ट करेगा इसके रेंट पर। कब डिडक्ट करेगा? जब भी वो रेंट को क्रेडिट करता है इसके अकाउंट में, या फिर पेमेंट करता है उसी टाइम। मंथली पे करता है या क्रेडिट करता है, मंथली, क्वार्टरली करता है, जब भी वो करता है, जिस ड्यूरेशन पे करता है तभी वो टीडीएस को डिडक्ट करेगा। एक चीज और आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने बोला है ओनर, प्रॉपर्टी का ओनर, तो क्या ये एक्चुअल ओनर होना जरूरी है? नहीं। रेंट की डेफिनेशन में यहाँ पर इस सेक्शन में जो रेंट का मीनिंग बताया है उसमें बोला है कि वो कैसा भी हो सकता है। मतलब हो सकता है इस पर्सन ने, ये जो पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इन्होंने खुद एक प्रॉपर्टी को, जैसे प्लांट ही मान लीजिए, प्लांट को रेंट पर लिया हुआ है और आगे वो उसको फिर से रेंट पर दे देते हैं। उस वाले केस में भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। मान लीजिए लीज पर ले रखी है कोई लैंड, लीज पर ले रखी है और आगे उसको सब लीज पर देते हैं, तब भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो एक्चुअल ओनर होना जरूरी नहीं है। रेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, लीज, सब लीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट, हायर परचेज भी हो सकता है, कुछ भी हो, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करती है, और अगर वो पर्सन इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो। मान लीजिए जो पर्सन है मिस्टर एक्स, इन्होंने एक तो प्लांट
प्लांट दिया है कोई, वो प्लांट इन्होंने हायर परचेज में दिया है। ये जो टेनेंट है, मान लीजिए मिस्टर वाई है इनका नाम, मिस्टर वाई को इन्होंने प्लांट दिया है 1.5 लाख रुपए में, साल का रेंट है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का साल का रेंट है प्लांट का, हायर परचेज में दिया है। दूसरा इन्होंने एक लैंड दी है, ठीक है, और वो सब लीज पर दी है, और ये भी 1.5 लाख रुपए का रेंट रिसीव करते हैं 1 साल का। अब अगर हम देखें, अलग अलग 2 एग्रीमेंट है, एक प्लांट का और प्लांट की हायर परचेज का, दूसरा लैंड की सब लीज का। दोनों एग्रीमेंट में थ्रेशोल्ड लिमिट से कम जा रहा है इनका रेंट, लेकिन इस वाले केस में टोटल मिलाकर देखा जाएगा, मतलब टोटल 3 लाख है, जो कि 2,40,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है। और वो टोटल अमाउंट रेंट कितना पे कर रहे हैं मिस्टर वाई 3 लाख रुपए का रेंट पे कर रहे हैं मिस्टर एक्स को। भले ही 2 अलग अलग एग्रीमेंट है, लेकिन इस वाले केस पर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हमें अलग अलग एग्रीमेंट नहीं देखना, हमें देखना है कि टोटल अमाउंट रेंट जो है वो कितना पे किया जा रहा है उस पर्सन को। 2,40,000 से ज्यादा का है तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, इसको डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। 2% या 10% जो भी रेट है उसके हिसाब से वो टीडीएस को डिडक्ट कर लेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद में ये डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को कब डिपॉजिट करेगा, तो जिस महीने का टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उसके 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक, 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक वो टीडीएस को डिडक्ट करेगा। लेकिन जो मार्च होती है 31 मार्च, उसके केस में वो 30 अप्रैल होती है टीडीएस को डिपॉजिट करने की ड्यू डेट। उसके बाद में इसका एक रिटर्न भी होता है, टीडीएस का रिटर्न जाता है। रिटर्न का फॉर्म क्या होता है, फॉर्म 26Q होता है इसका फॉर्म। क्वार्टरली फॉर्म जाता है, जैसे अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है तो उस वाले केस में 31 जुलाई तक जाएगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर है तो 31 अक्टूबर तक जाएगा। इस तरह से फॉर्म 26Q फाइल करना पड़ता है। लेकिन जो 31 मार्च वाला जो क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च का, उस वाले केस में 31 मई तक ये फॉर्म जो है रिटर्न टीडीएस का फाइल करना होता है। उस वाले केस में जब ये रिटर्न को फाइल कर देगा तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट भी इश्यू किया जाता है। किसको, टेनेंट इश्यू करेगा, ओनर को, होता है फॉर्म 16A में, ठीक है। इस तरह से पूरा ये टीडीएस का सेक्शन 194I का पूरा केस चलता है, ठीक है। ये सारी चीजें ही मैंने आगे की पीपीटी में लिख दी है कि पीपीटी है, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा सेक्शन है सेक्शन 194IB। ये क्या कहता है, सेक्शन 194IB के बारे में। इसमें भी 2 पार्टी होंगी, एक होगा ओनर और दूसरा होगा टेनेंट, ठीक है। ओनर रेसिडेंट होना जरूरी है, यहाँ पर भी रेसिडेंट होना जरूरी है, यहाँ पर भी रेसिडेंट होना जरूरी है। टेनेंट कौन होगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज, टेनेंट कौन होगा, केवल इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, और वो भी इंडिविजुअल एचयूएफ वो जो कि यहाँ कवर नहीं हो रहे, मतलब जिनकी ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रिसीट टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में 50 लाख को एक्सीड नहीं करती है, तो कम टर्नओवर वाले ये पर्सन है, ठीक है। उसके बाद में जो ये जो पर्सन है ओनर, इसके पास क्या है, इसके पास लैंड या बिल्डिंग है और वो रेंट पर देता है ये इस पर्सन को, इस इंडिविजुअल और एचयूएफ को, और इससे रेंट कितना रिसीव करता है, 50,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा का रेंट वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी महीने 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट ये पर्सन जब इस पर्सन को पे कर देता है तो उसके ऊपर सेक्शन 194IB में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है। ये सेक्शन मेनली इस वजह से लाया गया क्योंकि जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है जैसे दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर वगैरह, ये जो सिटीज होती है यहाँ पर 50,000 रुपए से ज्यादा, 50,000 60,000 रुपए की जो रेंट है वो इजीली रीच कर गई है किसी फ्लैट अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, रेंट पर लेकर रहते हैं, तो उन पर्सन के लिए यहाँ पे
बोला गया है, तो जो ये वो वाले पर्सन है जिनके कोई टैक्स ऑडिट की जिनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, जिनकी इतनी जो टर्नओवर है इतनी ज्यादा नहीं होती, फिर भी ये लोग 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे करते हैं, तो इनके ऊपर भी सेक्शन 194 IB में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है। कितने परसेंट टीडीएस डिडक्ट होता है, तो यहाँ पर अमेंडमेंट है बजट 2024 के, पहले 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन अब 2% के रेट से अक्टूबर से, तो मतलब 1 अक्टूबर से, यहाँ 1 अक्टूबर 2024 से अब 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट हुआ करेगा। टीडीएस डिडक्ट करने का टाइम लिमिट क्या होता है, तो इस वाले केस में इसको टीडीएस सिर्फ एक बार डिडक्ट करना होता है, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है 24-25, तो इसमें जो लास्ट मंथ का वो रेंट पे करेगा, मतलब जो मार्च का रेंट पे करेगा, उस वाले केस में वो टीडीएस डिडक्ट करके रेंट पे करेगा। या फिर मान लीजिए वो मार्च तक रहता ही नहीं है, वो दिसंबर में ही प्रॉपर्टी को खाली करके चला जाता है, तो जो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी होगी, जैसे इस वाले केस में हमने बोला दिसंबर में ही वो खाली कर देता, उस वाले केस में जो वो रेंट पे करेगा उस पर टीडीएस को डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी कब आ जाती है, जो लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, एज द केस मे बी, उस वाले केस में वो टीडीएस को डिडक्ट करेगा। और इस वाले केस में फाइनेंशियल ईयर में 2 टीडीएस, 6 महीने के लिए 5% की रेट से, 6 महीने तक जो आपने रेंट पे किया उस पर 5% का टीडीएस होगा, और अगले 6 महीने अक्टूबर से मार्च तक जो आप रेंट पे करेंगे उस पर 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। बाकी आगे वाले फाइनेंशियल ईयर में 2% की रेट से ही डिडक्ट होगा। अब वो टीडीएस को डिडक्ट कर लेता है, तो टीडीएस उसको कब पे करना है, तो जब वो डिडक्ट करता है उसके विदिन 30 डेज वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। अच्छा, इस वाले केस में वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी, यहाँ पर 10 की एप्लीकेबिलिटी होगी, यहाँ पर 10 लेना जरूरी है पर्सन को, क्योंकि ये कौन से पर्सन है, कंपनी, फर्म या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ, वो वाले लोग जो कि ऑडिट की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये वाले पर्सन तो ऑडिट की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे, तो यहाँ पर 10 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। पैन नंबर से ही टीडीएस को डिपॉजिट कर दोगे, आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो 30 डेज के अंदर, जब भी आपने डिडक्ट किया उसके 30 डेज के अंदर आप डिपॉजिट करोगे, और इसके साथ ही आप रिटर्न फाइल करोगे। फॉर्म होगा 26QC, पैन नंबर से ही सब काम हो जाएगा। फॉर्म 26QC फाइल करना होता है, और उसके बाद में आप अपने ओनर को क्या दोगे, एक स्टेटमेंट सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर होगा वो 16C। यहाँ पर फॉर्म कौन सा जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्म कौन सा जाता है, फॉर्म 16 है, यहाँ पे फॉर्म 16C। यहाँ पे जो टीडीएस का रिटर्न होता है 26Q, यहाँ पे 26QC होता है। ठीक है, यहाँ पे मंथली और क्वार्टरली की डिपॉजिट और रिटर्न फाइल करने की डेट होती है, यहाँ पर केवल एक बार करना होता है आपको। ठीक है, ये सारा है सेक्शन 194I और सेक्शन 194IB का कंपैरिजन। इसको मैंने यहाँ पर प्रॉपरली लिखा भी है, तो यहाँ पर आपको अब आप बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एप्लीकेबिलिटी बता दी है, सेक्शन 194I सबके लिए एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जब लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर जाती है, और यहाँ पर जो स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस नहीं करते वो वाले पर्सन ही आते हैं। डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और यहाँ पे लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। रेट ऑफ टीडीएस कितनी है, 2% और 10%। ठीक है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के केस में, और 10% लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग के केस में। यहाँ पे सितंबर तक 5% थी, उसके बाद बजट की अमेंडमेंट आई, 1 अक्टूबर से 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट हुआ करेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट फाइनेंशियल ईयर की देखनी है, 2,40,000 रुपए को एक्सीड करे। यहाँ पे मंथली देखनी है, अगर 50,000 रुपए को एक्सीड कर जाए मंथली रेंट, तो फिर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। डिपॉजिट की टाइम लिमिट भी मैंने आपको बता दी थी, 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और मार्च के केस में 30th अप्रैल। और यहाँ पर जिस मंथ टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है उसके 30 डेज में आपको डिपॉजिट करना होता है एक ही बार, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार। 10 की रिक्वायरमेंट, 10 यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, और यहाँ पर 10 यहाँ पर मैंडेटरी है, यहाँ पर 10 आपको लेना है, और यहाँ पर 10 मैंडेटरी नहीं है। पैन नंबर से ही आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। टीडीएस का रिटर्न के लिए फॉर्म 26Q होता है, क्वार्टरली फाइल करना होता है, और यहाँ पर 26QC होता है।
जो आपको 30 दिन के अंदर ही फाइल करना होता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्म 16A होता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्म 16C होता है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।